हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। बेटा आज हम लोग बात करेंगे अपने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि वैसे तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है, लेकिन कई बार इसका जो रेफरेंस है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी एग्जाम में केस स्टडी के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जी यस, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो बेसिकली इकोनॉमिक लॉ का पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, LIS लिस, PENDENS पेंडेंस। लिस का मतलब होता है लिटिगेशन एंड पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस का मतलब हुआ प्रिंसिपल ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। तो आइए समझते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। बेटा जब भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, किसी एक पीस ऑफ लैंड को या लैंड एंड बिल्डिंग को लेके जब भी कोई झगड़ा हो रहा हो दो पार्टीज के बीच में, और वो झगड़ा कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हो रहा है, व्हेन आई एम सेइंग कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ मतलब जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हमारी वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अगर दो पार्टीज के बीच में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा है और वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आ जाती, दोनों में से कोई भी पार्टी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दो भाई हैं, दोनों का झगड़ा हो रहा है, बड़ा भाई कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, छोटा कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, तो जब तक वो कोर्ट उसका फैसला नहीं सुनाएगा तब तक वो दोनों भाइयों में से कोई भी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए जो बड़ा भाई है मिस्टर ए, उसने आपको प्रॉपर्टी सेल कर दी, मतलब अमित वोहरा सर ने बड़े भाई से प्रॉपर्टी खरीद ली केस के पेंडेंसी के टाइम पे, मतलब केस चल रहा है कोर्ट में लेकिन फिर भी मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। सर क्या ये सेल वैलिड होनी चाहिए या ये सेल इनवैलिड होनी चाहिए? ये अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, ये सेल वॉइड एबल होगी, ना वैलिड होगी ना वॉइड होगी, वॉइड एबल होगी। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट वेदर इट इज वैलिड और नॉट। मतलब अगर कल को कोर्ट का फैसला उसी बड़े भाई के फेवर में आया जिससे प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, तो फिर ये सेल वैलिड है और मैं मिस्टर ए से यानी कि बड़े भाई से जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसका उल्टा वाइस वर्सा रेसिप्रोकेट हुआ, मतलब अगर जो कोर्ट की जजमेंट है वो छोटे भाई के फेवर में है, मिस्टर बी के फेवर में, ना कि उसके फेवर में जिससे मैंने प्रॉपर्टी ली, तो फिर ये सेल वॉइड हो जाएगी। मैं उस बंदे से, सेलर से सिर्फ अपना पैसा वापस मांग सकता हूं विद इंटरेस्ट, लेकिन मैं प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं मांग सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमसे कोई पूछे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस क्या बोलती है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस बोलती है कि जब भी कोई दो लोगों का किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप खरीदें नहीं, क्योंकि अगर आप बाय करेंगे तो आपका टाइटल अच्छा नहीं होगा, यू विल नॉट गेट दी ओनरशिप इमीडिएटली। आपकी ओनरशिप जो है वो कोर्ट की जजमेंट पे डिपेंड कर जाएगी। अगर कोर्ट का फैसला उस सेलर के फेवर में आया जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है, तो फिर आपका टाइटल वैलिड होगा, वरना इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस तभी एप्लीकेबल होगी जब दोनों में से किसी पार्टी ने सेल किया है। मतलब दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है प्रॉपर्टी को लेके एंड उनके फादर ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो ये वाला जो केस है ये सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नहीं आएगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको लिस पेंडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में सारी क्लैरिटी मिल गई। ऑल द बेस्ट।